हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को फिर से देखेंगे। ये 2024 में ईवीएस बीबीएमकेयू में वैल्यू एडेड कोर्स का क्वेश्चन पेपर है हमारे पास। तो इसका करेक्ट आंसर देखते हैं और इसका डिस्कशन करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है डैश इज द एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। इसमें से कौन सा है जो नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस है। अब नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे रिसोर्सेस को बोलते हैं जिसको हम रिन्यू नहीं कर सकते या जिसका हम रिसाइकल नहीं कर सकते हैं। तो इसमें वाटर, तो वाटर तो हमारा रिन्यूएबल है। फिर हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट टू, यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट यानी ग्रीन हाउस प्रभाव जो है, इसका क्या तात्पर्य है। तो इसका है ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, यानी कि ये क्या करता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को ट्रैप करता है। ठीक है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा कि कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेज, विलेज में यानी गांव में जो है मुख्य सामान्य ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है कोल, सेकेंड ऑप्शन है बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी और वुड एंड एनिमल डंग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वुड एंड एनिमल डंग्स, क्योंकि गांव में सबसे ज्यादा लकड़ी और गाय का गोबर यानी उपला जिसको कहते हैं वो वही एज ए फ्यूल जलाया जाता है। फिर है बायोगैस इज द अदरवाइज कॉल्ड एज, बायोगैस को हम और क्या नाम से जानते हैं या क्या कहते हैं, तो उसको हम गोबर गैस कहते हैं। ठीक है। उसके बाद है कि द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय मल्टीपल टेक्निक डैश, यानी फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट करते हैं जिस टेक्नोलॉजी से यानी जिस टेक्निक को, उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हाइड्रोलिक फ्रैक्शन कहते हैं। उसे हम हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग करते हैं, फ्रैक्चरिंग। ठीक है, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। फिर है अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ डैश नियरली ऑफ वाटर, हमारा जो अर्थ सरफेस है, ठीक है, वो यानी पृथ्वी का सतह जो है हमारा, वो पानी से कितना ढका हुआ है, तो 70%। फिर है कि द मेन पर्पस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज टू रिचार्ज द मेन, जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो इसका क्या है, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना। ठीक है, नहीं, ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करना। उसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट कन्वर्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फॉलोइंग वाटर इनटू डैश, यानी जल विद्युत संयंत्र बहते पानी की क्षैतिज ऊर्जा को डैश से परिदर्शित करते हैं। तो इसे हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए करते हैं, यानी कि डैश से परिवर्तित करते हैं, सॉरी। तो ये किसके लिए परिवर्तित करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यानी कि जो हाइड्रो पावर प्लांट्स है उसमें हम काइनेटिक एनर्जी को डायरेक्टली किस में चेंज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड, किसी भी प्रकार के विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटान करता है, कहलाता है, क्या कहलाता है, वो ई वेस्ट। ठीक है, उसे हम ई वेस्ट कहते हैं। जो भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं, ई वेस्ट, मतलब इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। फिर रिमूवल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द सीवेज वेस्ट इज बाय, जो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, ठीक है, सूक्ष्म जीव को हटाते हैं सीवेज अपशिष्ट से। ठीक है, यानी सीवेज वेस्ट से, तो उसको हम क्या कहते हैं, डिसइंफेक्शन। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हटाते हैं। फिर है प्रोसेस ऑफ बर्निंग एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट इज कॉल्ड, नॉन बायोडिग्रेडेबल सॉलिड वेस्ट जो है उससे हम बर्न करते हैं, मतलब जलाते हैं। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मतलब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम इंसिनरेशन कहते हैं, इंसिनरेशन। ठीक है, और जिसके लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ता है, इंसिनरेशन। इसके लिए क्या चाहिए, हाई टेम्परेचर चाहिए, लगभग 5 to 500 से लेकर, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस का तापमान चाहिए इंसिनरेशन में। तो दो तरीके से इसको करते हैं हम, एक होता है पायरोलाइसिस और एक होता है इंसिनरेशन। एक होता है पायरोलाइसिस, तो पायरोलाइसिस के लिए कम अमाउंट में चाहिए टेम्परेचर, लेकिन इंसिनरेशन के लिए ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। और ज़्यादातर इंसिनरेशन किसके लिए होता है, बायोमेडिकल वेस्ट के लिए। ठीक है, यानी हॉस्पिटल्स ये सब से जो भी वेस्ट निकलता है उसके लिए हम लोग इंसिनरेशन करते हैं। ठीक है, सेग्रीगेशन क्या होता है, सेग्रीगेशन का मतलब होता है कि जो भी वेस्ट है उसको अलग करना। ठीक है, एक तरह का छांटना, उसको अलग अलग करना।
सैनिटरी लैंडफिलिंग का मतलब क्या होता है कि जमीन में उसको लैंड फिल करते हैं, ठीक ना, मिट्टी दे के उसको भर देते हैं, तो सैनिटरी लैंडफिलिंग हुआ। उसके बाद है डिफोरेस्टेशन इज कॉज्ड बाय, डिफोरेस्टेशन जो है वनों की कटाई किसके कारण होती है? वनों की कटाई मोस्टली ओवरग्रेजिंग के कारण भी हो सकती है, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन का, यानी ऑल ऑफ दिस होगा ये, यानी इसका अप्रोप्रिएट आंसर 67% होगा। ठीक है, एक्चुअली ये है 70%, लेकिन यहाँ पे 70 का कोई ऑप्शन है नहीं, तो आपको 70 के आसपास जो होगा उसे टिक लगाना है, तो यहाँ पे 67% हो गया। ठीक है, तो इसका ये जो ऑप्शन है ये गलत है। इसमें और क्वेश्चन भी गलत है कि डैश ऑफ वाटर इज नीडेड बाय मैन, तो कितना, या तो क्या परसेंटेज है, तो परसेंटेज में तो होगा नहीं, ठीक है, इसमें लीटर में होगा कि एक आदमी को कितना जरूरत पड़ता है पानी के लिए, अगर वो डेली बेसिस पे हो या किसी एडल्ट के लिए हो। तो ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, तो इसका जो बेस्ट आंसर होगा वो 4%। ठीक है, डैश ऑफ वाटर इज प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल बॉडी, ठीक है, हमारे किसी भी एनिमल के बॉडी पे या प्लांट पे कितने परसेंट ऑफ वाटर होता है, तो 50 to 65% ऑफ वाटर होता है। ठीक है, उसके बाद है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज विच सेव्स द अर्थ सरफेस एंड रेगुलेट आवर क्लाइमेट इज, इसमें से कौन सा नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमारे अर्थ के सरफेस को और क्लाइमेट को रेगुलेट करता है? ठीक है, तो इसका होगा वाटर रिसोर्सेज। फिर डैश ऑफ वाटर इज यूज फॉर एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडिया में कितना परसेंट ऑफ वाटर जो है वो एग्रीकल्चर के लिए यूज किया जाता है? ठीक है, तो ये लगभग 83%। फिर वर्ल्ड वाटर डे सेलिब्रेटेड ऑन, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। वाटर स्कार्सिटी इज मेनली कॉज ड्यू टू वॉट, ठीक है, यानी वाटर का स्कार्सिटी जो है सबसे ज्यादा उसका मुख्य कारण क्या है पानी की कमी का? तो क्या होगा इसका? ओवर एक्सप्लोइटेशन, इन जरूरत से ज्यादा हम उसका यूज कर रहे हैं। वाटर इज रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज बिकॉज, वाटर जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज है क्योंकि इट कैन बी रिन्यूड अगेन, हाँ ये भी सही है, ठीक है ना। फिर है इट इज बीइंग रिसाइकल्ड बाय ह्यूमन बीइंग, ये भी सही है। इट इज बीइंग रिन्यूड थ्रू रिडक्शन, ये सही नहीं है। और इट इज रिन्यूड एंड रिचार्ज थ्रू हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि ये सबसे सुटेबल आंसर है, यानी डी नंबर हमारा। द फॉरेस्ट विच अकर इन लो रेनफॉल, माने लो रेनफॉल जहाँ पे होता है, जहाँ पे कम बारिश होता है, वहाँ पे किस तरह के वन पाए जाते हैं? तो वहाँ पे टेम्परेट फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, जहाँ पे लो टेम्परेचर होगा वहाँ मोस्टली कैसा होगा? थॉर्नी ट्रीज होगा, है ना, थॉर्नी यानी कंटीले टाइप का, लेकिन यहाँ पे कोई थॉर्नी का कोई भी ऑप्शंस नहीं है, तो आपको ऑप्शंस के अकॉर्डिंग टिक लगाना है, तो यहाँ इसका सही आंसर होगा टेम्परेट फॉरेस्ट। फिर कि द फॉरेस्ट विच अकर इन हाई रेनफॉल, हाई रेनफॉल में सबसे ज्यादा कौन सा फॉरेस्ट होगा? तो एवरग्रीन, यानी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सदाबहार वन। डैश किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस इज एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के कितना, अर्थ सरफेस के कितने ऊपर तक हमारा एटमॉस्फेयर है? ठीक है, तो 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, फिर है 1500 किलोमीटर, फिर है 2000 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन है ना, इसका आप सही आंसर देखोगे तो किसी में 1000 है तो किसी में 1500 है, ठीक है, यानी 1500 है, तो आप 1000 को ही टिक लगाइएगा। ठीक है, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 1000। सो द लिविंग थिंग इन एन एनवायरनमेंट इज नोन एज, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं एनवायरनमेंट में उसको क्या कहते हैं? तो बायोटिक एलिमेंट, जो लिविंग थिंग्स है उसको बायोटिक एलिमेंट, जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको एबायोटिक एलिमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एयर पोल्यूटेंट, इनमें से कौन सा है जो एयर पोल्यूटेंट नहीं है? तो नाइट्रोजन गैस, नाइट्रोजन गैस ये एयर पोल्यूटेंट, नाइट्रोजन गैस मतलब क्या है? सिंपल N2 बोला जा रहा है। ठीक है, अगर NO2 होता यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लिखा होता तो फिर नहीं होता, तो ये एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, नाइट्रोजन एयर पॉल्यूटेंट नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है। ठीक है, तो सल्फर डाइऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड एयर पॉल्यूटेंट है, स्मोक एयर पॉल्यूटेंट है, बट नाइट्रोजन गैस जो है वो एयर पॉल्यूटेंट नहीं है। एनवायरमेंटल एजुकेशन इज ए डिलिबरेट एफर्ट टू अकम्प्लिश द नोबल टास्क, एनवायरमेंटल एजुकेशन जो है वो यानी पर्यावरण शिक्षा जो है वो महान कार्य को पूरा करने के लिए एवं सुविचारित प्रयास है, तो किसके लिए? ऑल ऑफ दिस, यानी सभी चीज के लिए, इसमें से जो सारा ऑप्शन है वो सभी होगा। द पीपल शुड बिकम अवेयर ऑफ द डेंजर ऑफ डैश, यानी लोग जो है वो उसे किस चीज के लेकर डेंजर से अवेयर होना चाहिए, खतरे से जागरूक होना चाहिए?
ठीक है, तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से भी, डिफोरेस्टेशन एंड ओजोन लेयर से भी, इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ एंड ग्लोबल वार्मिंग से भी, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। एनवायरमेंटल स्टडीज प्रोवाइड्स नॉलेज ऑन, एनवायरमेंटल स्टडीज जो है वो हमें क्या शिक्षा देता है, यानी कि इसमें हम लोग किस चीज का अध्ययन करते हैं, तो इसमें अंडरस्टैंडिंग अबाउट एनवायरमेंटल पॉल्यूशन ये भी होगा, रिलेशनशिप ऑफ इकोसिस्टम ये भी होगा, और रिचनेस एंड कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी ये भी होगा, तो यानी ऑल ऑफ दिस। मैन मेड एनवायरमेंट इंक्लूड्स, इसमें से कौन सा है कि मेन मेड है, मतलब कि मानव के द्वारा बनाया गया है, तो इसमें मानव के द्वारा जो होता है मैन मेड एनवायरमेंट जो है वो क्या है, मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, जो भी मटेरियल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो होता है मैन मेड एनवायरनमेंट। अब ये था ह्यूमन ग्रुप, तो ह्यूमन ग्रुप क्या है, वो मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। ठीक है, मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल ह्यूमन ग्रुप है। ठीक है, तो इसका ये ऑल ऑफ दिस नहीं होगा, इंस्टीट्यूशनल सिस्टम नहीं होगा, ह्यूमन ग्रुप भी नहीं होगा। फिर लाइफ ओरिजिनेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डैश मिलियन ईयर्स एगो, है ना, यहाँ पे जो लाइफ था वो कितने ईयर्स एगो हुआ था, तो थर्ट, यहाँ पे एक्चुअल में इसका आंसर होगा 4 बिलियन ईयर्स एगो, तो यहाँ पे 4 बिलियंस नहीं है, तो उसके आसपास जो होगा तो उसको टिक लगाना है, यानी 3500। विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा कौन सा गैस जिम्मेदार है, यानी रिस्पॉन्सिबल है, तो इसमें CO2 होगा, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग थ्री आर रिगार्डेड एज एनवायरमेंटल फ्रेंडली, तो हमें इसको क्या बोलते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। फिर व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो मेनी पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज इन वन फॉरेस्ट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन मेनी फॉरेस्ट, और ऑल ऑफ दिस। ठीक है, तो मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन में ऑल ऑफ दिस भी दिया हुआ है, तो ऑल ऑफ दिस टिक नहीं लगाइएगा। ठीक है, मेनी टाइप्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन वन फॉरेस्ट, मैंने एक कोई फॉरेस्ट पे अगर बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना है तो उसमें बायोडाइवर्सिटी कहेंगे। ठीक है, फिर एनवायरमेंट इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, एंड एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट, तो दोनों होगा। एनवायरमेंट जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, बायोटिक एंड एबायोटिक दोनों कंपोनेंट से। द अमाउंट ऑफ CO2 इन द एयर दैट वी एक्सेल इज अबाउट, कितने परसेंट हम एयर को हम एक्सेल करते हैं, यानी बाहर निकालते हैं CO2 को, तो 4%। फिर व्हाट डज ओजोन लेयर एब्जॉर्ब, ओजोन लेयर जो है वो क्या एब्जॉर्ब करता है, क्या अवशोषित करता है, तो अल्ट्रावायलेट रेज को। बायोटिक रिसोर्सेज इंक्लूड, इसमें से कौन सा है कि बायोटिक रिसोर्सेज है, तो प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, डैश ऑफ द वर्ल्ड एरियाज कंसिस्ट ऑफ फॉरेस्ट लैंड, इसमें इसका होगा 33%, मैंने वर्ल्ड का कितनी परसेंट एरिया जो है वो फॉरेस्ट से कवर है ना, तो 33%। वाई शुड वी कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, हम लोगों को वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व क्यों करना चाहिए, तो टू प्रोटेक्ट बायोडाइवर्सिटी, टू मेंटेन बैलेंस, टू कंटिन्यूड फूड चेन, एंड ऑल ऑफ दिस, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। ये नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज, ऊर्जा का एक गैर नवीकरणीय स्रोत क्या है इसमें से। ठीक है, नॉन रिन्यूएबल मतलब कि हम उसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं, तो फॉरेस्ट हमारा रिन्यू होगा, रिसाइकल होगा, वाटर भी हो जाएगा, वाइल्ड लाइफ भी हो जाएगा, लेकिन फॉसिल फ्यूल्स नहीं होगा, यानी कोल और पेट्रोल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है। ये रिन्यूएबल एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज इज, इसमें से कौन सा जो है वो रिन्यूएबल और एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं लेकिन वो एग्जॉस्ट भी हो सकता है, तो वो है फॉरेस्ट। फिर एन इनएग्जॉस्टिबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी इज, इसमें से कौन सा जो है वो इनएग्जॉस्टिबल, इनएग्जॉस्टिबल मतलब कि वो बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे अर्थ में प्रेजेंट है और वो उसका कंटिन्यू हम यूज करते जाएंगे तो कभी वो खत्म नहीं होगा, तो वो है हाइड्रो पावर, जो कि वाटर वाटर रिसोर्सेस है। ठीक है, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है कि 1 एकड़ ऑफ फॉरेस्ट एब्जॉर्ब डैश ऑफ CO2, तो इसका आप देखेंगे तो 2 टन भी किसी पे लिखा होगा, कहीं 4 टन होगा, मतलब कि 2 से लेकर 8 टन, 2 से लेकर 7.5 टन के आसपास इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टन दिया है, 4 टन दिया है, तो आप 2 टन को टिक लगा सकते हैं, नहीं हो तो 4 टन को भी टिक लगा सकते हैं। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो 2 से लेकर 7.5 टन तक है।
ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम 4 को भी टिक लगा सकते हैं और 2 को भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का क्वेश्चंस डिस्कशन, जो कि लास्ट ईयर बीबीएमक्यू ईवीएस वैल्यूएटेड कोर्स का क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इस तरह से हम और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका हम डिस्कशन करेंगे। और तब तक के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।